स्टार्ट करते हैं अपना क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है। फिर से स्टार्ट कर रहे हैं विद करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि करंट अलग चीज होती है, इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज होती है। करंट का मतलब होता है फ्लो करना, बहना। किसी भी चीज के फ्लो को हम करंट कहते हैं, ठीक है। नदी में पानी बह रहा है तो बेटा उसे कहेंगे फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बहना, या फिर रिवर करंट। तो करंट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, करंट का सीधा सा मतलब है बहना, फ्लो, ठीक है। अच्छा अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो फिर करंट मतलब है इसमें भी किसी ना किसी चीज का फ्लो होगा। तो बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो फ्लो है बेटा वो फ्लो है किसका, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसका फ्लो है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और स्टैंडर्ड इसकी डेफिनेशन बताई जाए बेटा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो बेटा जो डेफिनेशन होती है वो होती है द रेट ऑफ फ्लो या फिर द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो। बेटा ये ज्यादा बेस्ट रहेगा कि द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज बेटा किसको होता है, इलेक्ट्रॉन के। द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बेटा क्या, इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैंने ये तो कह दिया कि चार्ज के फ्लो को या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि चार्ज होता क्या है, कि चार्ज है क्या चीज, किस चीज को कहेंगे चार्ज। तो बेटा एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है चार्ज के लिए, उसको ध्यान से सुनना कि चार्ज है क्या। देखिए बेटा आपने मैटर के बारे में सुना होगा, मैटर जिसे हम पदार्थ कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बेटा आज तक आपने क्या पढ़ी है कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसके पास बेटा मास हो, क्या हो, मास हो, और वो क्या करे, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, क्या करे, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और बेटा आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। यानी कि सपोज करो ये दो बॉडीज हैं, इनके पास है मास m1, इनके पास है मास m2, और अगर इनके बीच की दूरी r है बेटा, r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं ये दोनों एक दूसरे से, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा बेटा वो लग रहा होगा Gm1m2/r²। और इस फोर्स की बेटा खास बात क्या है कि ये फोर्स हमेशा कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। यानी अगर दो बॉडीज जिनके पास मास है उनके बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है, लगेगा। तो कभी क्या हुआ कि दो बॉडीज थी, इनके पास मास है m1 m2, लेकिन हमने देखा कि बेटा इनके बीच में फोर्स लग रहा है रिपल्सिव। क्या फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव। अब ये बात समझ में आ गई कि बेटा जो रिपल्सिव फोर्स है वो कभी मास की वजह से नहीं लगता। इन दो बॉडीज के बीच में कैसा फोर्स लगा, रिपल्सिव। तो ये बात यहाँ से कंफर्म हो गई कि अगर रिपल्सिव फोर्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि मास नहीं है, मास तो है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही तब कहलाएगी वो, तब उसके पास क्या होगा, मास होगा। तो मास तो है, लेकिन इसका मतलब मास और वॉल्यूम के अलावा भी कोई एक ऐसी चीज है इनके पास, कुछ ऐसा है इनके पास जिसकी वजह से बेटा इनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो वो जो एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से इनके ऊपर रिपल्सिव फोर्स आया बेटा, उसी चीज का नाम क्या है, चार्ज। उसी चीज का क्या नाम है बेटा, चार्ज। तो बेटा आज से मैटर के पास मास होगा, वॉल्यूम होगा, और क्या होगा, चार्ज भी होगा। क्या होगा, चार्ज भी होगा। तो चार्ज एक वो है जिसकी वजह से किन्हीं दो बॉडीज के बीच में बेटा रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो क्या भैया ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगे, बिल्कुल हो सकता है बेटा। चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्सिव भी लग सकता है, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन भी लग सकता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है। आई बात समझ में, क्या लग सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है। बाकी चार्ज के बारे में जो अधिक जानकारी है, नॉलेज है, वो क्लास 12 में हमको पढ़ना। चार्ज के बारे में फर्स्ट चैप्टर, पूरा चैप्टर जो है चार्ज के बारे में ही पढ़ना। जैसे कि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ पढ़नी है, 12th क्लास में पढ़नी है। मैंने कहा यहाँ पे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज की अभी कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है चार्ज के लिए वो ये है कि बेटा चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड,
तो बेटा इसका मतलब है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। Q है बेटा चार्ज। अच्छा, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। क्या यूनिट होती है चार्ज की? कूलाम। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं कूलाम को। और N है बेटा, N का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E है बेटा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E का मतलब क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है बेटा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, बॉक्स में ये साइन लगा के नहीं देते क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए बॉक्स में कहीं कहीं ये साइन लगा दिया जाता है, कहीं कहीं ये साइन नहीं लगाया जाता। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि मैंने माइनस का साइन लगा दिया, बॉक्स में दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, कोई जरूरी नहीं है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज विदाउट साइन लेना है, ये बात ध्यान रखनी है, यानी ये वाला साइन नहीं लेना। ठीक है बेटा, तो Q बराबर एन ई या प्लस माइनस एन ई, जो भी आप लिखना चाहें। इसका बेसिक मतलब है क्या? इसका मतलब है बेटा कि अगर मेरे पास 1 कूलम या 2 कूलम चार्ज दे दिया जाए तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो। और बेटा जो n की खास बात है, n नेचुरल नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए बेटा? मेरे लिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। किसमें किसमें नहीं होना चाहिए बेटा? ये n नॉट इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ये कुछ बात है, यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो आधे इलेक्ट्रॉन के बराबर हो, 2.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज आएगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा। ऐसा तो है नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाए, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आ जाए। ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, या 2 जाएंगे, या 3 जाएंगे, या 4 जाएंगे। कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तो ये थी चार्ज के बारे में बातें। अब बेसिक दोबारा से चलते हैं अपना कहाँ? करंट के ऊपर, कि करंट है क्या। तो देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि करंट क्या है? रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, उसे करंट कहते हैं। तो आइए इस चीज को मैं मैथमेटिकली बताता हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ। यानी करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो देखिए, आई हो गया रेट। रेट का मतलब होता है बेटा डिवाइड बाय टाइम, कि कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो जहां कहीं भी रेट आ जाए उसका मतलब क्या है? टाइम के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो आई हो जाएगा बेटा क्या? चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। और चार्ज बेटा है किसकी बात कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, नहीं तो बेटा चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, क्यू अपॉन टी। तो आई का जो फॉर्मूला आ गया बेटा वो आ गया क्यू अपॉन टी। ठीक है, आई की जो यूनिट है वो होती है बेटा एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। अब पूछा जाएगा कि डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए कि 1 एम्पियर है क्या। तो देखिए मैं आपको बता दूं, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है बेटा सेकंड। तो बेटा एम्पियर का हो जाएगा कूलम पर सेकंड। यानी जब 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा उसी को 1 एम्पियर कहा जाएगा। ठीक है, 1 एम्पियर क्या हो जाएगा? 1 कूलम इन 1 सेकंड। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा उसी को मैं 1 एम्पियर कह दूंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत चीज़ें मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ और प्रॉब्लम खड़ी होने ही नहीं दूंगा। ठीक है, इससे आगे देखते हैं कि आगे और क्या है। तो कुछ प्रैक्टिस हो जाए सवाल की, 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ अभी आपको इसी के ऊपर। ये चीज आपको भूलनी नहीं है। एम्पियर इसकी एसआई यूनिट है बेटा, कूलम पर सेकंड भी एसआई यूनिट है। कूलम पर सेकंड को ही मैं एम्पियर कह रहा हूँ, और अलग से कोई नहीं है, कूलम पर सेकंड को ही एम्पियर कह रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि 1 कूलम चार्ज में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं कितने होंगे। ये बहुत बेसिक सा सवाल है और मोस्टली पूछा जाता है। ये सवाल बेस्ड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। तो मैं इसको सॉल्व करके बता दूं कि जैसे Q बराबर मैंने बताया था NP होता है। Q कितना दिया हुआ है? चार्ज ऑलरेडी चार्ज दिया हुआ है 1 कूलम। तो बेटा Q के सामने रखो 1 कूलम बराबर
एन की वैल्यू बेटा मुझे निकालनी है, और ई की वैल्यू बेटा आपको पता है कि ऊपर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो यहाँ से बेटा एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो बेटा ये हो जाएगा 1/1.6, ये 10⁻⁻⁹ है ना, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा बेटा तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ऊपर से नीचे लेके जाओ या नीचे से ऊपर लेके जाओ, हमेशा साइन चेंज हो जाता है। तो बेटा यह हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁹। ठीक है बेटा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻⁹ को बेटा लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई 1.6। और अगर इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो बेटा ये आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तब जाके 1 कूलम चार्ज बनेगा। तो 1 कूलम चार्ज अपने आप में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ये बात याद रखनी है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होने पे दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये नंबर जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का तब जाके आपका क्या होगा 1 कूलम चार्ज बनेगा। ठीक है बेटा। तो उसके बाद देखिए क्या होगा, करंट के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि इफ से स्टार्ट नहीं करते, बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग इन 5 सेकेंड। बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछेगा करंट बताइए। तो बेटा करंट के लिए क्वेश्चन आई बराबर क्या होता है Q अपॉन T। चार्ज की वैल्यू कितनी है 2 कूलम और T की वैल्यू कितनी है 5 सेकेंड। तो बेटा 2/5 एम्पियर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा, घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आपको वैल्यूज पुट करनी होंगे फॉर्मूले में, इससे ज़्यादा I बराबर Q अपॉन T पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी, यानी जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, उसमें मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा। इसमें मैंने बेसिकली जो आपका फॉर्मूला है उसकी समझ आ रहा है कि वैल्यूज कैसे पुट करनी है, इसलिए ये 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक, तो यहाँ पे करंट के बारे में इतना था। अब करंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चन में जब दिया जाएगा तो हम वहाँ पे उनको दोनों को एक ही चीज़ मान के सॉल्व करते हैं। या तो पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया जाए या पोटेंशियल दे दिया जाए तो दोनों को एक ही मानना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें बिल्कुल भी। बेटा स्टार्ट करते हैं किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। ये थोड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट है और इसको ध्यान से सुनना कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। देखो बेटा इसके लिए थोड़ी सी चार्ज की नॉलेज लेना जरूरी है। जगह जगह पे जहाँ जिस टाइप की नॉलेज चाहिए मैं वहाँ आपको बताता रहूँगा। जैसे कोई चार्ज है बेटा, सपोज करो ये कोई चार्ज है, ये वाला पॉइंट। अच्छा, चार्ज अपने पास एक फील्ड बना लेता है, जैसे कोई मैग्नेट अपने आसपास एक एरिया बना लेती है कि उस एरिया के अंदर किसी आयरन के ऑब्जेक्ट को मैं रखूँ तो वो आयरन के ऑब्जेक्ट उस मैग्नेट से जाके चिपक जाती है, लेकिन उससे थोड़ा दूर कर दूँ तो वो नहीं चिपक पाती। इसका मतलब उस मैग्नेट का कुछ एक एरिया फिक्स्ड है कि इस मैग्नेट के इस एरिया तक, जैसे सपोज करो इसी को अगर मैं मैग्नेट मान लेता हूँ, ये क्या है मैग्नेट है, तो ये इसका एरिया होगा। मतलब अगर यहाँ पे मैं किसी आयरन ऑब्जेक्ट को रखूँगा तो ये आयरन ऑब्जेक्ट इसके पास क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे रखूँगा तो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये इसके एरिया से बाहर है, इस मैग्नेट की पहुँच ही नहीं है यहाँ तक कि इस एरिया से बाहर के ऑब्जेक्ट्स को वो क्या कर सके, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ऐसी पहुँच नहीं है उसकी। तो ऐसे ही चार्ज के लिए भी होता है, ऐसे ही क्या होता है चार्ज के लिए होता है। अच्छा, चार्ज के बारे में बेसिक 2 बातें बता दूं बेटा। जो चार्ज होता है वो 2 तरीके का होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा पॉजिटिव चार्ज में होगा तुम्हारा रिपल्सन, ध्यान रखना। पॉजिटिव में हमेशा रिपल्सन होगा बेटा, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा बाबू, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसको कहने का एक और तरीका है बेटा कि अच्छा माइनस में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। माइनस में भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसका मतलब सेम चार्जेस जो होंगे, कैसे चार्जेस, सेम चार्जेस के बीच में हमेशा क्या होगा, रिपल्सन होगा। देखो नेगेटिव सेम, प्लस सेम, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन।
और बेटा सेम या फिर लाइक चार्जेस, लाइक मतलब एक जैसे चार्जेस, और बेबाबू जो अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस जो होंगे उनके बीच में हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि लाइक चार्जेस में हमेशा क्या होगा, रिपल्सन होगा, और अनलाइक चार्जेस में हमेशा क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए इस बात पे आते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे पास कोई चार्ज है बेटा, देखो ये रहा चार्ज, ये इस चार्ज का वो एरिया है जिस एरिया में किसी दूसरे चार्ज को लाने पे ये वाला चार्ज उस चार्ज को क्या लगाएगा बेटा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, सपोज करो कोई चार्ज वहाँ पे यहाँ पे रखा हुआ है, इससे बहुत दूर है बेटा, इसलिए मैं इसको कह दूंगा कि ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। और बेटा मैं इस चार्ज को, अच्छा इसको मैं मानता हूँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कैसा मानता हूँ, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानते हैं कि जो टेस्ट चार्ज टेस्टिंग के लिए यूज होता है वो टेस्ट चार्ज माना जाता है। और ऐसा कहते हैं कि जो टेस्ट चार्ज होता है उसका खुद का मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होता है। इतना कम होता है कि जैसे इस चार्ज का ये फील्ड बन रहा है तो इस वाले चार्ज का कोई फील्ड नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि उसका खुद का मैग्नीट्यूड बहुत कम है। यानी छोटी जितनी छोटी मैग्नेट होगी उसका एरिया उतना ही कम होता जाता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि मैग्नेट इतनी छोटी कर दी कि उसका कोई एरिया ही नहीं बन पा रहा है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, उसका एरिया कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। लेकिन यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये आइडियल चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बेटा। मैग्नेट की वजह से बनता है मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की वजह से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि अच्छा यहाँ पे मेरा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। बट मैं चाहता हूँ कि इस चार्ज को मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आऊँ। ठीक है, बट जब तक यहाँ तक लेके आऊँगा यहाँ तक मुझे कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, क्योंकि ये इसके एरिया से बाहर है बेटा। लेकिन जैसे ही इसके एरिया में अंदर आएगा और मैं चाहता हूँ कि इसको इसके पास लेके आऊँ बेटा, तो इन दोनों में होगा रिपल्सन फोर्स। क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पर, यहाँ पे सब कुछ करो क्यू चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले फोर्स पे क्या कर, इस वाले चार्ज पे क्या करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन रहेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यानी इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। अब दूर भगाएगा तो बेटा मुझे अपनी तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा। मुझे रोकना पड़ेगा इस चार्ज को कि ये दूर ना भाग जाए। मुझे रोकना यानी मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मुझे वर्क करना पड़ेगा उस चार्ज के ऊपर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वर्क क्यों करूँगा, क्योंकि अगर मैं वर्क नहीं करूँगा तो वो चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, बाहर चला जाएगा। लेकिन मैं तो उसके अंदर लाना चाहता हूँ ना, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि वो चार्ज उसके पास आ जाए। तो बेटा मैं उस पर लगाऊंगा फोर्स, और मैं फोर्स लगाऊंगा तो वर्क डन होगा। क्यों, क्योंकि वर्क डन क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो वो चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट करेगा, डिस्प्लेस्ड होगा अपनी पोजीशन से। ठीक है, तो इसी चीज को बेटा पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कहते हैं। तो बेटा पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि आपने कितना वर्क किया उस चार्ज के ऊपर, उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं बेटा। ठीक है, ये हो गया आपका पोटेंशियल। आपको ये सब जानने की जरूरत है नहीं, इस चीज़ की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चंस में जो पोटेंशियल होता है उसका मतलब समझ लो, उसका मतलब होता है कि क्वेश्चंस में जो V लिखा हुआ है मतलब वो वोल्टेज गिवन है। ये पोटेंशियल वही है जैसे हम नॉर्मल भाषा में वोल्टेज कहते हैं, ये वही पोटेंशियल है, उसी को कहते हैं वोल्टेज, पोटेंशियल को। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इसे कहते हैं, क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहते हैं। अच्छा सपोज करो इसमें दो अलग अलग पॉइंट पे लेके जाऊँ तो बेटा यहाँ से यहाँ तक जाने में मुझे कुछ और वर्क डन करना पड़ेगा, इस पॉइंट तक जाने में कुछ और वर्क डन करना पड़ेगा, यानी दो अलग अलग वर्क डन करने होंगे अगर पॉइंट अलग अलग हैं तो। बेटा यहाँ तक आने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसमें बेटा पोटेंशियल सपोज करो VA लगा, और यहाँ तक आने में जो वर्क डन हुआ उसकी वजह से जो पोटेंशियल बना वो VB बन गया। अब बेटा इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा दैट इज VA माइनस VB, उसी को बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी दो पॉइंट्स के जो पोटेंशियल है उनका डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। अब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, लेकिन बेटा इसका जो मेन इंपॉर्टेंट यूज है वो क्या है कि जब वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में पोटेंशियल की या पोटेंशियल डिफरेंस की, तो समझ जाना वो क्या दे रहा है आपको, वो बैटरी की पोटेंशियल दे रहा है, यानी बैटरी की वोल्टेज बता रहा है कि इतनी वोल्टेज
इस बैटरी से हमको मिलेगी। ये बताना चाह रहा है बेसिकली वो, वोल्टेज देके या पोटेंशियल डिफरेंस देके या पोटेंशियल देके, ये तीनों वर्ड यूज कर सकता है। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं बेटा। एसआई यूनिट का याद होना बहुत जरूरी है। जितने भी फिजिकल टर्म्स हों, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हो, और हर एक फिजिकल क्वांटिटी की आपको एसआई यूनिट आनी चाहिए। तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये फॉर्मूला था बेटा। अच्छा, वर्क डन की यूनिट होती है बेटा जूल, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो बेटा इसकी यूनिट बनेगी जूल पर कूलाम। अच्छा, जूल पर कूलाम को ही बेटा वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्ट या वोल्टेज। ये तो ये बात याद रखनी। अच्छा, इससे पहले जो वैल्यू आई थी वो आई थी एम्पियर बेटा। एम्पियर किसे कहते हैं, कूलाम, सॉरी कूलाम पर सेकंड। तो एम्पियर क्या है, कूलाम पर सेकंड, और वोल्ट क्या है, जूल पर कूलाम। तो ये चीजें याद रखनी है। ये तो इनकी मेन वो होगी जो फॉर्मूलेशन निकल के आई है यूनिट, जूल पर कूलाम। अब जूल पर कूलाम को क्या कहते हैं, अलग से वोल्ट कहते हैं। कूलाम पर सेकंड, करंट का था ना आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू का हो गया कूलाम, टाइम का हो गया सेकंड, तो कूलाम पर सेकंड, इसको अलग से क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ये चीज याद रखनी है। ठीक, ये दो चीजें आपने अभी तक करंट पढ़ लिया, पोटेंशियल पढ़ लिया, यानी और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया है। ठीक है बेटा, उसके बाद जो इस चैप्टर में आता है वो आता है आपका ओम्स लॉ। क्या आता है, ओम्स लॉ। अच्छा, ओम्स लॉ हमसे क्या कहता है, ओम्स लॉ बेसिकली बताता क्या है, इम्पोर्टेंट पोर्शन है अब इस चैप्टर में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ओम्स लॉ से या ओम्स लॉ के बाद से। यानी ओम्स लॉ बचा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स बचा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पावर बचा है, हीटिंग इफेक्ट बचा है। ये वो पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बेटा अब है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, अच्छा बेटा ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि जो पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी वायर के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, कि किसी भी वायर या कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर उस पोटेंशियल को आप बढ़ाते हैं तो उस वायर या कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब बेटा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इसके अलावा और कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है। अगर आप सोचें कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, I भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि पोटेंशियल बढ़ाने से करंट बढ़ता है, करंट बढ़ाने से पोटेंशियल नहीं बढ़ता। नहीं बढ़ता, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले आप पोटेंशियल बढ़ाओगे तभी तो करंट बढ़ेगा। यानी पोटेंशियल है तो करंट है, करंट की वजह से पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल की वजह से करंट है। तो पोटेंशियल बढ़ाओ तब जाके करंट बढ़ेगा, बिना पोटेंशियल के तो करंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बेटा अब इस प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटाऊंगा। अच्छा, ये भी है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए बेटा, कांस्टेंट होना चाहिए। ये बात याद रखनी है इसमें। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। अब मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को हटाऊंगा बेटा, तो इसमें आएगा V इक्वल्स टू I R। ये है तुम्हारा ओम्स लॉ, V बराबर I R या V इक्वल्स टू I R ये है। अच्छा बेटा, अब जो R है ये याद रखना, R क्या है, R है भैया रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस है, और ये एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है ये। अच्छा, यहाँ से R की वैल्यू निकाली जाए तो बेटा वो आएगी V अपॉन I। अब बहुत से लोगों को लगता है इस फॉर्मूले को देखे कि R बराबर V अपॉन I है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बेटा इस फॉर्मूले को देखे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट घटा दूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ा दूं करंट घट जाएगा। यानी कोई क्वेश्चन पूछे कि बेटा एक वायर है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस पहले 5 वोल्ट का था और उस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम था। बाद में क्या हुआ कि मैंने उसमें 5 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, तो बताओ उस वायर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। तो बहुत से बच्चों को लगता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी V बढ़ाने से R बढ़ेगा, तो बिल्कुल सरासर गलत है। अगर बेटा V बढ़ाओगे, अगर बेटा आप V बढ़ा रहे हो
तो बेटा आई अपने आप को उस हिसाब से चेंज करेगा कि ये आर की वैल्यू क्या बनी रहे, कांस्टेंट बनी रहे, यानी आर की वैल्यू चेंज ना हो। तो ध्यान रखना है कि बेटा आर नॉट डिपेंड ऑन वी एंड आई। आर डिपेंड, रेजिस्टेंस डिपेंड ही नहीं करता है वोल्टेज और करंट पे। अच्छा, रेजिस्टेंस होता क्या है? करंट जो फ्लो कर रहा है किसी वायर के अंदर से, उसको अपोज करने की जो टेंडेंसी है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। जिस वायर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उस वायर में से करंट उतना ही कम फ्लो होगा। बहुत नॉर्मल भाषा में बता दिया, अब इसको तोड़ मरोड़ केस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मन में अलग से कुछ भी नहीं सोचना। जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा उस वायर में करंट उतना ही कम फ्लो करेगा, बहुत नॉर्मल है, ठीक। और ध्यान रखना आर डिपेंड नहीं करता वी और आई पे। अगर एक बार बेटा वायर बन गया, एक बार वायर बन गया तो फिर बेटा उसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा, फिर आप उसमें कितना भी वोल्टेज लगाए या ना लगाएं, रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। अच्छा, इस पर थोड़ी और बात कर लेते हैं। वी बराबर क्या होता है, आई आर, और आर बराबर क्या होगा, वी अपॉन आई। वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, और आई फॉर बेटा करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट है बेटा वो होती है वोल्ट, और करंट की जो यूनिट है बेटा वो होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी बेटा, वोल्ट पर एम्पियर। क्या हो गई, वोल्ट पर एम्पियर। और बेटा वोल्ट पर एम्पियर का ही अलग से नाम है क्या, ओम। क्या नाम है, ओम। इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे लिया है ओम, रेजिस्टेंस वाले साइंटिस्ट के नाम पे ओम। इस ओम को सिंबल भी है इस ओम का, तो बेटा वोल्ट अपॉन एम्पियर को हम ओम कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। तो रेजिस्टेंस की यूनिट पूछी जाए ऐसा यूनिट तो बेटा ओम है, और वोल्ट पर एम्पियर भी ऐसा यूनिट ही है। तो बेटा क्वेश्चन में या तो ओम लिखा आ सकता है या वोल्ट पर एम्पियर लिखा आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें नया टर्म आया ना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है दूसरों में, तो इस रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस का मैंने बताया, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किसी भी वायर की वो कैपेसिटी या टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। यानी कोई भी वायर नहीं चाहता उसके अंदर से क्या हो, करंट फ्लो हो, उसे अपोज करने की उसकी इनहेरेंट टेंडेंसी होती है, ऑलरेडी है उसके पास वो टेंडेंसी कि वो चाहेगा कि करंट को रोके। तो बेटा अब नॉर्मल सी बात है कि देखिए एक वायर ये है मेरे पास, और बेटा एक वायर ये है मेरे पास। इन दोनों वायर का बेटा जो एरिया है वो सेम है, इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है। लेकिन बेटा अगर इसकी लेंथ एल है और इसकी लेंथ क्या है, एल डैश, और बेटा एल और एल डैश में एल डैश कैसी है, ज़्यादा है, यानी नीचे वाली लेंथ ज़्यादा है, ऊपर वाली लेंथ है कम। यानी बेसिक्स से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, नीचे वाले वायर की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, नीचे वाला वायर लंबा है, ऊपर वाला वायर लंबा नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बताओ किस वाले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। नॉर्मल सी बात है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो लंबा वायर है और एक छोटा वायर, आप अगर आप खुद को सोचो आप इसमें से किस में से जल्दी निकल जाते हैं। अगर मैं आपको इन दोनों वायर के अंदर एंट्री करा देता हूँ तो किस वाले वायर में से आप जल्दी निकल जाओगे। तो नॉर्मल सी बात है, जो वायर छोटा होगा उसमें से आप क्या करेंगे, जल्दी निकल जाएंगे। जो वायर बड़ा होगा उसमें से आप नहीं निकल पाएंगे। आप नहीं निकल पा रहे हैं, इसका मतलब उस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। नॉर्मल सी बात है ना, आप इसमें से नहीं निकल पा रहे हैं, आपको टाइम लग रहा है ज़्यादा, इसका मतलब इसका क्या, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो बेटा यहाँ से पता चल गया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जिस वायर की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उस वायर का रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, यानी उतनी ही मुश्किल होगी उसमें से निकलने के लिए, तो इसलिए उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब दूसरा केस लेते हैं बेटा कि एक वायर ये है और बेटा एक वायर ये है, दोनों वायर की लेंथ सेम है, लेकिन इस बार मैंने क्या किया, एरिया चेंज कर दिया है। क्या किया है, एरिया चेंज कर दिया। अब बताइए वायर ए और वायर बी किस में से निकलना आसान है। तो बेटा नॉर्मल सी बात है, जिस वायर का डायमीटर या एरिया ज़्यादा होगा आप उसमें से आसानी से निकल जाएंगे, आप या कोई भी इंसान आसानी से निकल जाएगा। और इसमें से जो बी वाला है इसका डायमीटर या एरिया कम है या ल्यूमन बहुत छोटा है, इसका मतलब इसमें से निकलने में क्या होगी, परेशानी होगी, प्रॉब्लम आएगी। इसमें से आसानी से नहीं निकला जा सकता, आसानी से नहीं निकला जा सकता, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है
और इसका एरिया कम है। इसका मतलब बेटा जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इस वाले का एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तभी तो आसानी से निकला जा रहा है। इसका मतलब 2 पॉइंट आपको मिले रेजिस्टेंस के लिए। वो 2 पॉइंट क्या है बेटा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहाँ से इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा R is directly proportional to L and inversely proportional to A। फिर से आपको पता है हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आ जाएगा रो L डिवाइड बाई A हो जाएगा ये वाला, यानी R इक्वल्स टू रो L बाई A। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, दिस रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इस रो को बेटा क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। ध्यान रखना है कि रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। एंड ये जो रो है बेटा रेजिस्टिविटी जो है ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल। बेटा ये मटेरियल पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? मटेरियल पर डिपेंड करती है। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी आपसे कि देखिए मेरे पास 2 वायर हैं। एक वायर ये है और ये वायर कॉपर का है, और बेटा एक वायर ये है, एक वायर ये है, और ये वायर में बेटा किसका है? कॉपर का है। तो पूछेगा बताइए किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है? तो बेटा दोनों वायर का मटेरियल सेम है, यानी कि दोनों ही वायर किसके बने हुए हैं? कॉपर के बने हुए हैं। तो मैं आसानी से कह दूंगा कि जब दोनों वायर का मटेरियल चेंज नहीं हुआ तो रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी, यानी इन दोनों वायर की रेजिस्टिविटी यानी रो जो है दोनों के लिए क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है बेटा। हाँ, इन दोनों वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। रेजिस्टेंस अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि बेटा इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, और हमको पता है रेजिस्टेंस हमारा क्या करता है? लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। तो वायर की लेंथ और एरिया अगर चेंज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी क्योंकि आप उसका मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दूसरा इसमें रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछ लेगा कि यूनिट क्या होती है। देखिए रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालते हैं, क्या होगी? रेजिस्टिविटी ध्यान रखना है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक रेजिस्टिविटी भी क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी। तो देखिए रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। रेजिस्टिविटी को बेटा मैंने रिप्रेजेंट किया था रो से, और फॉर्मूला जो था वो था R बराबर रो L डिवाइडेड बाई A। यहाँ से रो की बात करें तो बेटा रो हो जाएगा, यहाँ से रो बराबर R इंटू A डिवाइडेड बाई L हो जाएगा। ठीक है। अब बेटा आपको पता है रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है बेटा मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाई लेंथ की यूनिट होती है मीटर होती है। तो बेटा रो की जो यूनिट बनेगी, इस मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, ओम मीटर। क्या बनेगी? ओम मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओम मीटर, ये माइनस नहीं है बेटा, ठीक है। ओम इंटू मीटर मल्टीप्लाई है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? ओम इंटू मीटर। तो रेजिस्टिविटी समझ में आए। रेजिस्टिविटी के बारे में जो मेन चीज़ है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कंफ्यूज नहीं होना है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशंस ऑफ द वायर। ध्यान रखो बेटा, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे? डायमेंशंस ऑफ वायर। वायर की डायमेंशंस पे, मतलब डायमेंशंस का मतलब क्या है? वायर की लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, इस चीज पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी का इससे कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। रेजिस्टेंस तो बेटा इस पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। और बेटा रेजिस्टिविटी ओनली ऑन मटेरियल। जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा तब तक रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक बात है समझ में। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है बेटा वो है क्या? सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा है इसका कॉम्बिनेशन। जरूरी थोड़ी है कि हमें सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस मिले, दो रेजिस्टेंस मिले, बहुत सारे रेजिस्टेंस मिल सकते हैं, और उनको मैं दो तरीके से यूज कर सकता हूँ।
आइदर इन द सीरीज कॉम्बिनेशन और इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। देखिए बेटा, हम पॉइंट टू पॉइंट बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। बहुत कम टाइम बचे होने की वजह से ज़्यादा जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात ही की जाए, उसके अलावा हम बाकी बातें नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन से। किससे? सीरीज कॉम्बिनेशन से। सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा बेटा, जो रेजिस्टेंस है वो वायर का ही नहीं होता। जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उन सबका खुद का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? खुद का आपका सबका अपना ही रेजिस्टेंस होता है। और बेटा रेजिस्टेंस को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी भी सर्किट के अंदर, वो ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी एक जिगजैग लाइन बना दी जाती है, वो रिप्रेजेंट करती है किसको बेटा? रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद मैं आपको बताऊं थोड़ा सा सर्किट डायग्राम। जहां कहीं आप ऐसा सिंबल देखें, ऐसा सिंबल देखें, एक बड़ा वाला डंडा में एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, तो बेटा ये रिप्रेजेंट करती है बैटरी को। ये सिंबल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? बैटरी को। जहाँ पे बेटा ये बड़ा वाला डंडा है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे छोटा वाला है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बेटा ये होगी बैटरी। बैटरी की कुछ वोल्टेज रही होगी V, और ये V वोल्टेज किसके थ्रू किसके अक्रॉस लगी हुई है? किसी रेजिस्टेंस R के अक्रॉस लगी हुई है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं बाजार से ला के मार्केट से ला के कोई रेजिस्टेंस ही लगा दूँ, नहीं बेटा। इस रेजिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मैंने लगा रखी है। वो बल्ब हो सकता है, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कूलर हो सकता है, AC हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन सब का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे मैंने लगा रखा है। तो बेटा अब मेरे पास दो तरीके हैं कि इनको मैं या तो रेजिस्टेंस पे या तो सीरीज में लगा दूँ या लगा दूँ पैरेलल में। तो पहले पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है। तो देखिए बेटा, डेफिनेशन पे हम बात नहीं करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। इसी चीज़ को मैं डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, नहीं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा बेटा, जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं। यानी जहाँ से एक रेजिस्टेंस खत्म होगा वहाँ से मेरा दूसरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, इस टाइप से। और ये 2 या 3 4 5 नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। जितना आपका मन चाहे उतने रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं। तो बेटा मैंने 3 रेजिस्टेंस लगा दिए हैं सीरीज में, और सपोज करता हूँ कि पहले वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू है R1, दूसरे रेजिस्टेंस की वैल्यू है R2, और तीसरे रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है बेटा वो है R3। और बेटा इनके अक्रॉस मैंने लगा दी बैटरी। क्या लगा दी? बैटरी लगा दी बेटा। इस बैटरी का वोल्टेज है V। क्या वोल्टेज है बेटा इसकी? V। बैटरी लिख देता हूँ। इसकी जो वोल्टेज है V बैटरी मैंने पुट कर दिया। अच्छा, सीरीज के बारे में कुछ बातें आपको जाननी है जो हमेशा याद रखनी है बेटा। वो पहली बात क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में? सबसे पहली बात, करंट रिमेन्स सेम। करंट रिमेन्स सेम, कि करंट की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से बैटरी से I वैल्यू का करंट निकला तो बेटा वो I वैल्यू का करंट R1 में जाएगा, I वैल्यू का ही करंट बेटा R2 में जाएगा, और I वैल्यू का ही करंट बेटा R3 में जाएगा। यानी इस वाले सर्किट में आप कहीं भी अगर चेक करेंगे कि करंट की वैल्यू क्या है, तो हर जगह बेटा आपको करंट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी है कि करंट रिमेन्स सेम। किस सर्किट में करंट की वैल्यू सेम रहती है? सीरीज वाले सर्किट में। अच्छा बेटा, करंट सेम है तो डिवाइड क्या हो जाएगा? मतलब क्या चीज सेम नहीं रहेगी? तो बेटा वो है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस कह लो बेटा, या फिर क्या कहें? वोल्टेज कह लो। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या कर जाएगी बेटा? डिवाइड कर जाएगी, बढ़ जाएगी अलग अलग हिस्सों में, डिवाइड्स। इसका मतलब नॉट रिमेन सेम। नॉट रिमेन सेम मतलब सेम नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? सेम नहीं रहेगी। इसका मतलब बेटा अगर यहाँ से V वोल्टेज की बैटरी है, इसमें यहाँ से V जा रहा है, V वोल्टेज जा रही है, तो बेटा इसके अंदर कुछ और वैल्यू जाएगी,
इसके अंदर कुछ और जाएगी, इसके अंदर कुछ और जाएगी। सपोज करो अगर मेरे पास 50 वोल्ट की बैटरी है, तो बेटा उस 50 वोल्ट की बैटरी से ये नहीं है कि इसके अंदर भी 50 वोल्ट जाए, इसके अंदर भी 50 वोल्ट जाए, इसके अंदर भी 50 वोल्ट जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो 50 वोल्ट क्या होगा, बट जाएगा। क्या होगा, इसमें बट जाएगा, इधर बट जाएगा, और इधर वाले रेजिस्टेंस में क्या होगा, बट जाएगा। तीनों में अलग अलग जाएगा। लेकिन जो एक खास बात है याद रखनी है वो ये है कि तीनों का अगर मैं सम कर दूंगा पोटेंशियल का, तो वो किसके बराबर आएगा, 50 के बराबर ही आएगा, क्योंकि वो 50 वोल्टेज ही तो है जो इन तीनों में जाके बट गया है। और इन तीनों के वोल्टेज को मैं ऐड करूँ तो किसके बराबर आना चाहिए, बैटरी के वोल्टेज के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो बेटा आगे देखिए कैसे करते हैं कि V बैटरी है, इसमें से कितना करंट निकला होगा बेटा, I R, V बराबर I R होता है। अच्छा अब बेटा R तो इसमें 1 2 3 R है, फिर कौन सी वाली R लिखूंगा बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखूंगा R इक्विवेलेंट। क्या, R इक्विवेलेंट, R इक्यू। इस R इक्यू का मतलब है कि बेटा इन तीन रेजिस्टेंस की जगह पे कोई एक ऐसा रेजिस्टेंस लगा दो जिसकी वैल्यू इन तीनों रेजिस्टेंस के बराबर हो, यानी जो काम ये तीन रेजिस्टेंस कर रहे हैं उसी काम को ये अकेला रेजिस्टेंस करेगा, उसको कहते हैं आर इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं, आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से V बैटरी कितना हो गया, आर आई आर इक्विवेलेंट, यानी ये आ जाएगा V ऑफ बैटरी बराबर आई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अच्छा इसमें कितना वोल्टेज आएगा, इसमें मान लो इसमें V1 वोल्ट गया, इसमें V2 वोल्ट गया, और इसमें कितना वोल्टेज चला गया, V3 वोल्ट चला गया। तो बेटा बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर आएगा, क्योंकि बैटरी का ही तो वोल्टेज है, पोटेंशियल है जो डिवाइड हो गया है इन तीनों रेजिस्टेंस में जाके अलग अलग। तो बेटा बैटरी का जो वोल्टेज है इसको लिख सकता हूँ I इंटू आर इक्विवेलेंट बराबर, क्योंकि V बराबर आई आर होता है तो V की जगह पे आई आर लिखूंगा। बैटरी का है तो बैटरी को नहीं पता कि उसके सर्किट में तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, बैटरी को नहीं पता, बैटरी मानेगी कि उसके लिए तो एक ही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कितना, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू का लगा हुआ है। तो बेटा जैसे V बैटरी आई आर इक्विवेलेंट आया है, उसी प्रकार से V1 का आएगा बेटा आई आर बना जाएगा। और आई क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा आई हर जगह क्या है, सेम है। तो बेटा आई आर वन हो जाएगा, V2 हो जाएगा तुम्हारा आई R2, और V3 हो जाएगा बेटा आई R3। अब बेटा तुमने क्या किया, इसमें से आई ले लिया कॉमन, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और इधर है आई आर इक्विवेलेंट, आई से आई कट जाएगा बेटा, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गई, कितनी आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी ये जो आर इक्विवेलेंट है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इन तीनों रेजिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, नॉर्मली ऐड कर दिया जाए, तो उसके बराबर क्या आई है, इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है। तो ये है बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखनी है वो है कि करंट रिमेन सेम, करंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं कि किस वाले क्वेश्चन में करंट की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी, किस वाले क्वेश्चन में या किस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला कितना आता है सीरीज के केस में, क्योंकि पैरेलल के केस में ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बदल जाती हैं। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कंफ्यूज ना हो दोनों के केस में, कि सीरीज के केस में क्या रहेगा या फिर पैरेलल के केस में क्या रहेगा। बेटा अब स्टार्ट करते हैं किसके लिए, पैरेलल के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब स्टार्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए,
जैसे मैंने बताया सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो एंड टू एंड जॉइंट होता है, लेकिन पैरेलल केस में एंड टू एंड जॉइंट नहीं होता। देखिए पैरेलल केस में क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस हो गया एक ये रेजिस्टेंस हो गया और एक ये रेजिस्टेंस हो गया। इन तीनों को मैंने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो इस बार आप क्या देखेंगे बेटा कि तीनों रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तीनों रेजिस्टेंस का एंड पॉइंट भी सेम है, और ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा हुआ है और ये एंड पॉइंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक रेजिस्टेंस डायरेक्टली, हर एक रेजिस्टेंस डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि ये जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। इसका मतलब बेटा अगर V वोल्ट की बैटरी है तो हर एक रेजिस्टेंस के पास कितनी वोल्टेज जा रही होगी, V वोल्टेज जा रही होगी। क्यों? क्योंकि सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेम, और ये स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे आकर मिला हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से। लेकिन बेटा सीरीज के केस में ऐसा नहीं था, वहां पे देखो क्या था कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, अलग अलग था। ठीक है, यानी इन तीनों को वोल्टेज मिलेगी सेम। तो पैरेलल में जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये है कि बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज सेम रहेगी। जो अगली बात याद रखनी है बेटा, अगर वोल्टेज सेम है तो क्या चीज बदल जाएगी, करंट की वैल्यू बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी, करंट, यानी करंट डिवाइड कर जाएगा, बदल जाएगा। करंट डिवाइड्स, इसका मतलब नॉट रिमेन सेम, सेम नहीं रहेगा। ये चीज आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखनी है। अब इधर देखिए, यहाँ से इसको लिख देता हूँ V बैटरी, और ये किसके बराबर होगा, I इंटू R इक्विवेलेंट के बराबर। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूँ बेटा R1, इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूँ बेटा R2, इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूँ बेटा R3। ठीक है, यानी ये हो गया पहले वाले के लिए, ये हो गया दूसरे वाले के लिए, और ये हो गया बेटा तीसरे वाले के लिए। अब देखिए करंट क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इस बैटरी से I करंट निकला होगा, यहाँ तक I करंट पहुँचा होगा, यहाँ तक I करंट पहुँचने के बाद बेटा इधर कुछ चला गया होगा, इधर कुछ चला गया होगा, इधर कुछ और चला गया होगा। मैं मान के चलता हूँ कि इधर बेटा करंट चला गया I1, इधर चला गया करंट I2, और इधर चला गया करंट I3। ये ऐसे I1 I2 I3 गए, यहाँ पे आके दोबारा से वो I करंट मिल जाएगा, फिर I। समझ में आई बात? यानी बैटरी से I करंट निकला और बैटरी के अंदर गया भी कितना, I ही करंट गया है, लेकिन इन रेजिस्टेंस के अंदर करंट मेरा डिवाइड होकर गया है, अलग अलग करंट गया है। इतना मैं कह सकता हूँ कि जो I करंट है बैटरी का वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इन तीनों करंट को मैं ऐड करूँ और ऐड करने के बाद ये जो वैल्यू है ये बैटरी के करंट से ज़्यादा आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर बैटरी बेटा 10 एम्पियर का करंट दे रही है तो ये 10 एम्पियर का ही तो करंट है जो I1 I2 और I3 में डिवाइड हुआ होगा। अब ऐसा नहीं कि I1 I2 और I3 को अगर मैं ऐड करूं तो इनकी वैल्यू क्या हो जाए, 10 एम्पियर से ज़्यादा हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होगा फिर। तो बेटा यहाँ से देखिए, अगर I की वैल्यू निकालूं बैटरी के लिए तो I की वैल्यू जो आएगी बेटा बैटरी के लिए वो आएगी V ऑफ बैटरी डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्योंकि भाई बैटरी को नहीं पता है कि उसके साथ कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, बैटरी तो ये समझेगी कि I इंटू R। R इक्विवेलेंट मतलब जितने सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनकी जगह पे कोई एक रेजिस्टेंस मान रही है बैटरी, और उसकी वैल्यू कितनी है, R इक्विवेलेंट। यानी जो काम ये तीन रेजिस्टेंस मिलकर कर रहे हैं उसी काम को ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस कर रहा होगा। कौन, R इक्विवेलेंट वाला रेजिस्टेंस कर रहा होगा। और मैंने बता दिया कि अगर बैटरी का पोटेंशियल बेटा V है तो हर एक के अंदर कितना पोटेंशियल जाएगा, V ही जाएगा। तो यहाँ से भी बैटरी हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने हर जगह V माना है तो इस बैटरी के अंदर भी V मान लेता हूँ। तो बेटा I की वैल्यू आ गई V अपॉन R इक्विवेलेंट। क्या आ गई, V अपॉन R।
तो इस आई की जगह पे रखूंगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो I1 यानी इस वाले में कितना करंट गया होगा बेटा, V अपॉन R1। I2 में कितना गया होगा, V अपॉन R2। और I3 में बेटा V अपॉन R3। मैंने क्या किया बेटा, V कॉमन ले लिया, तो V अपॉन आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, V हो गया कॉमन, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। V से V कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो बेटा मेरे पास बचेगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूला आ गया। तो बेटा पैरेलल का फॉर्मूला आता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और ज़्यादा रेजिस्टेंस होंगे तो 1 अपॉन R4 1 अपॉन R5 ऐसे करके आप करते जाएंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से जो आंसर आएगा वो 1 अपॉन आर में आ रहा है। किस में आ रहा है, 1 अपॉन आर में। सपोज करो ये वैल्यू सॉल्व होकर आपका आंसर आया 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 11 अपॉन 13 अगर आंसर आ गया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, तो यहाँ से बेटा जो रेजिस्टेंस है यानी आर इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 13 डिवाइड बाई 11। क्या हो जाएगी, 13 डिवाइड बाई 11 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करना है हमको, आर इक्विवेलेंट ऊपर चाहिए बेटा, तो उसके सामने जो वैल्यू है उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो भी कहाँ चली जाएगी, ऊपर ही चली जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, अगर 11 अपॉन 13 तो आर इक्विवेलेंट 13 अपॉन 11 हो ही जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको दोनों फॉर्मूलों को एक साथ लिख के बता देता हूँ कि दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। बाकी आप टेंशन ना लें कि इन फॉर्मूलों का यूज कैसे करना है। जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँगा वहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा कि किस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है और कहाँ पे यूज होगा। ये फॉर्मूले डायरेक्टली तो यूज होंगे ही, लेकिन कुछ कंसेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं इनकी, वो हमको दे देगा कि 100 रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो हमको क्या 100 बार 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 जैसे कि 100 टाइम्स ऐसे करना है या क्या करना है। इस टाइप से क्वेश्चंस में जो ट्रिक्स और कंसेप्ट रहते हैं उनको मैं जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे वहाँ पे बहुत अच्छे से बता दूँगा। तो बेटा जब हम पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस एंड सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो दोनों फॉर्मूलों को एक साथ रख देता हूँ जो आपको याद रखने हैं। तो बेटा सीरीज के लिए जो फॉर्मूला निकल के आया था वो आर इक्विवेलेंट का निकल के आया था R1 प्लस R2 प्लस R3 का डेट ले ऐसे करके जितने सारे रेजिस्टेंस हैं उनको ऐड कर देना है। और बेटा पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डेट यानी जितने सारे रेजिस्टेंस हों उनको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ऐसे करके, सॉरी इन्वर्स करके ऐड कर सकते हैं पैरेलल के केस में। ठीक है बेटा, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका क्या हुआ, खत्म हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पावर की तरफ। क्या बढ़ते हैं, पावर। पहले किसी बुक्स में पावर पहले बता दिया जाता है या फिर किसी बुक में हीटिंग इफेक्ट जिसे हम एनर्जी कहते हैं उससे पहले बता दिया जाता है। किसी को भी पहले पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बेटा पावर से करते हैं स्टार्ट। किससे करते हैं, पावर। देखिए क्लास 9th में आपने चैप्टर पढ़ा होगा वर्क एनर्जी या फिर वर्क एनर्जी पावर जो भी है। तो बेटा 3 टर्म में हमारे पास में सबसे पहले इन 3 टर्म्स में आपको डिफरेंस करना बता रहा हूँ। एक होता है बेटा वर्क, एक होता है बेटा एनर्जी और एक होता है बेटा पावर। क्या, पावर। तो जो बात आपको याद रखनी है अभी वो कितनी सिंपल सी बात है कि बेटा वर्क और एनर्जी दोनों एक ही चीज है। वर्क और एनर्जी बेटा दोनों क्या है, सेम थिंग, एक ही चीज़ें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। अगर मेरे पास एनर्जी है तो मैं वर्क कर सकता हूँ, अगर मैं वर्क नहीं कर रहा तो इसका मतलब मेरी एनर्जी स्टोर्ड है। समझ में आएगा, यानी वर्क और एनर्जी क्या है, एक ही चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बेटा वर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और बेटा मैं देखा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ या ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क डन हुआ ये निकाला जाए किसी ऑब्जेक्ट पे बेटा, तो ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन आता है तो बेटा वो कितना आएगा। देखो कि उसको ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही होगी, उसका मास m है तो बेटा उसको ग्रेविटी फोर्स लगानी होगी g,
अगर बेटा उसने डिस्प्लेसमेंट h है ऊपर गया तो बेटा कितना डिस्प्लेसमेंट का यह होगा h डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो बेटा वर्क का फॉर्मूला mgh आ गया। और आप लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh ही तो होता है। तो बेटा वर्क और एनर्जी दोनों का फॉर्मूला क्या आ गया, सेम आ गया। और दोनों की यूनिट भी बेटा जूल ही होती है, वर्क हो या एनर्जी। इसका मतलब वर्क और एनर्जी अपने आप में दोनों एक ही चीज है। अब बेटा वो एनर्जी कोई सी भी दे दे, हीटिंग भी क्या है, हीट भी क्या है, एक तरीके की एनर्जी ही तो है। तो बेटा वर्क को मैं हीट के बराबर पुट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि हीट भी एक एनर्जी है और एनर्जी किसके बराबर है, वर्क के बराबर। आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं ना मिटा सकते हैं, यानी उसकी वैल्यू को बढ़ा या घटा नहीं सकते। वो जितनी है उतनी की उतनी ही रहेगी। हाँ इतना जरूर है कि उस जो एनर्जी उसको मैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ दूसरी जगह पे। ठीक है बेटा, तो वर्क और एनर्जी दोनों सेम चीज है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। बेटा पावर क्या है फिर, पावर क्या है बेटा, पावर है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। आप किसी काम को कितना जल्दी कर देते हैं इसका मतलब आपकी पावर ज़्यादा है। आप भी कोई काम कर रहे हैं, दूसरा भी कोई काम कर रहा है, लेकिन आप जल्दी कर रहे हैं उस काम को, इसका मतलब आपकी पावर ज़्यादा है, लेकिन आप दोनों की एनर्जी सेम है। क्यों, क्योंकि आप दोनों ने काम सेम किया है, एक ही वर्क कर रहे हैं आप लोग। लेकिन बेटा कोई जल्दी कर रहा है उसी काम को, सुबह से शाम तक कर रहा है, और कोई 2 घंटे में कर रहा है, तो बेटा एनर्जी दोनों की सेम है। लेकिन जो उस काम को 2 घंटे में कर रहा है उसकी पावर ज़्यादा है, और जो उस काम को सुबह से लेकर शाम तक कर रहा है उसकी पावर कम है। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ दोनों की क्या होगी, सेम हो गई बेटा। और जो एनर्जी सेम हो गई और जो पावर है वो उसकी ज़्यादा है, जिसका टाइम कम है। तो हमारी बात समझ में, एनर्जी और पावर की अलग अलग टर्म में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि एनर्जी ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, या एनर्जी में क्या, एनर्जी क्या है और पावर क्या है। अब कन्फ्यूज मत होना कि एनर्जी और पावर क्या है या क्या नहीं है। ठीक है, तो बेटा पावर की बात करते हैं। तो पावर का मैंने अभी बता दिया, पावर है क्या, वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या है बेटा, पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बेटा वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी के केस में वर्क अपॉन टाइम का क्या मतलब होगा। वर्क अपॉन टाइम का मतलब देखिए, मैं इसको एनर्जी अपॉन टाइम भी तो कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, एनर्जी अपॉन टाइम कह सकता हूँ। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हो रही है पर यूनिट टाइम में, उसी को मैं क्या कह दूंगा, पावर कह दूंगा। ठीक है बेटा, अच्छा चलो वर्क अपॉन टाइम मैंने पावर को लिख दिया, और मैंने पढ़ा था पोटेंशियल क्या होता है, W अपॉन क्यू, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम पोटेंशियल कहते हैं बेटा। अब यहाँ से बेटा अगर वर्क डन क्या मैं फॉर्मूला निकालूँ तो वो आ जाएगा V इंटू क्यू। वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ से कितना आ जाएगा, V इंटू क्यू। अब इस वर्क डन के फॉर्मूले को बेटा यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, P बराबर W अपॉन टी, और W की जगह पे बेटा V Q अपॉन टी। ठीक है, ये बन गया। और बेटा V Q अपॉन टी में हम जानते हैं V Q अपॉन टी क्या होता है बेटा, Q अपॉन टी होता है I बराबर Q अपॉन टी होता है। तो पावर का एक फॉर्मूला आ गया V इंटू आई, क्या आ गया, V इंटू आई हो गया। अच्छा बेटा हमको पता है V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो बेटा इस V की जगह पे अगर मैं आई आर पुट कर दूँ इस फॉर्मूले में, तो पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V की जगह पे आई पुट करो, आर पुट करो, और बेटा ये आई ऑलरेडी है पहले से, ये बन जाएगा बेटा आई स्क्वायर आर। क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर बन जाएगा। तो बेटा पावर का एक और फॉर्मूला हो गया क्या, आई स्क्वायर आर हो गया। तो पावर के कौन कौन से फॉर्मूले पढ़ लिए बेटा तुमने, जो पावर के फॉर्मूले पढ़े बेटा, एक तो पढ़ लिया वर्क डन अपॉन टाइम, और पढ़ लिया बेटा वी क्यू अपॉन टी, और पढ़ लिया बेटा वी आई, और पढ़ लिया बेटा आई स्क्वायर आर। ये सब क्या है, ये सब पावर के फॉर्मूले हैं। अच्छा एक मिनट देखो, मैंने लिखा था V बराबर आई आर होता है, तो बेटा आई बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा, और मेरे पास पावर का फॉर्मूला है क्या, वी आई। तो इसमें आई की जगह पे V अपॉन आर पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं, V अपॉन आर। तो बेटा पावर बराबर हो जाएगा V, आई की जगह पे V अपॉन आर, तो बेटा पावर बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। ये डिफरेंट तरीके के फॉर्मूले हैं जो पावर के लिए यूज किए जा सकते हैं। बेटा एक और फॉर्मूला क्या है, V स्क्वायर अपॉन आर। तो
इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला आपका जब आप पावर निकालोगे तो क्या होगा, यूज होगा। क्या होगा, यूज होगा। ये फॉर्मूले हैं, यानी कि अगर आपको बेटा वोल्टेज और करंट दे दिया जाए और अगर पावर पूछी जाए तो आपको क्या लगाना है, पावर बराबर V इंटू आई, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। अगर आपको पोटेंशियल और रेजिस्टेंस दे दिया जाए बेटा तो V स्क्वायर अपॉन R लगा देना है। अगर करंट और रेजिस्टेंस दे दिया जाए तो I स्क्वायर इंटू R लगा देना है। ये फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। पावर का हुआ, हीटिंग इफेक्ट का हुआ, रेजिस्टेंस का हुआ, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कंफर्म है एकदम। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं कि पावर की यूनिट क्या होगी। पावर की यूनिट क्या होगी बेटा, देखिए पावर की जो यूनिट है बेटा, यहाँ से देखते हैं पावर को हमने कहा था वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन होता है बेटा जूल, टाइम होता है सेकंड, यानी जूल पर सेकंड यूनिट हुई किसकी, पावर की। और बेटा जूल पर सेकंड को हम वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, वाट। क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। अब अगर कोई एलईडी खरीद के लाए, बल्ब खरीद के लाए, अपना चार्जर खरीद के लाए, कुछ भी खरीद के लाए बेटा, तो उस पर वैल्यू पुट होती है 10W, 7W, 30W। दिस W इज वॉट, दिस W इज वॉट। ये W क्या है बेटा, ये W वॉट है, वाट जो पावर की यूनिट है, ये लिखा हुआ होता है इसके ऊपर। ठीक है, अगर आप जब कोई भी, जैसे मैं बल्ब की बात करूँगा, आप बल्ब खरीद के ला रहे हैं बेटा या कुछ और चीज़ खरीद के ला रहे हैं तो उस पर दो चीज़ लिखी हुई आपको मिलेंगी, एक बेटा पावर मिलेगी और एक मिलेगी वोल्टेज। क्या मिलेगी, पावर और वोल्टेज मिलेगी। जैसे लिखा मिलेगा 30 वॉट 110 वोल्ट, ये आपको लिखा मिलेगा। तो बेटा ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्यों लिखा जाता है उसके ऊपर, जिससे कि आप उस डिवाइस का रेजिस्टेंस निकाल सकें। क्या निकाल सकें, रेजिस्टेंस निकाल सकें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ये 110 वोल्ट पे यूज करनी है, नहीं बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 110 वोल्ट पे यूज करनी है, 110 वोल्ट पे यूज होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि आप इसको 30 वॉट की पावर और 110 वोल्ट पे इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकें। क्यों, क्योंकि अगर आप एक बार रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे तो मैंने बताया था रेजिस्टेंस फिक्स होता है। एक बार अगर डिवाइस बन गई, वायर बन गया तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा फिर फिक्स। फिर उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसमें वोल्टेज और करंट जाएंगे, क्योंकि R बराबर V अपॉन आई। फिर आप उसको कितनी वोल्टेज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर करंट जाएगा। ठीक है, तो जो वैल्यू गिवन होती है बेटा, वो वैल्यू रेजिस्टेंस के लिए गिवन है कि आप उसका रेजिस्टेंस निकाल सकें। क्वेश्चन आते हैं आगे, एक वैल्यू दे दिया जाएगा कि 30 वोल्ट का है और 110 वोल्ट पे ऑपरेट किया जा रहा है। अगर मैं इसको बेटा 220 वोल्ट पे ऑपरेट करूँ तो बताइए पावर क्या होगी। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करेंगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एक लेक्चर में, वहाँ पे बहुत अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो पावर की यूनिट याद रखनी है, वॉट है, और ये फॉर्मूले याद रखने हैं सारे के सारे। ठीक है बेटा, पावर के बाद जो लास्ट टॉपिक है बेटा वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का हीटिंग इफेक्ट। तो हम पावर की बात कर रहे थे, अब स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का क्या मतलब है, देखिए हीटिंग, हीट एक तरीके की क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। क्या है, एनर्जी की फॉर्म, यानी हीट एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इसे एनर्जी कह सकते हैं। और बेटा एनर्जी भी क्या है, वर्क है। क्या है, वर्क है। और वर्क भी एक तरीके की एनर्जी होती है और एनर्जी एक तरीके की हीट है। तो यानी मैं कह सकता हूँ वर्क ही क्या है, हीट है। ठीक है, तो मुझे बताया बेटा पोटेंशियल को जब हमने डिफाइन किया था तो हमने डिफाइन किया था वर्क डन बराबर पोटेंशियल बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से बेटा वर्क डन कितना आ गया, V इंटू क्यू आ गया। अच्छा, हमें बताया Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। तो यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा, V I इंटू टी। तो बेटा वर्क डन को मैंने क्या बताया है, एनर्जी बताया है, यानी हीट बताया है। H बराबर क्या हो जाएगा, V I इंटू टी, यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि हीट का फॉर्मूला। अच्छा, इसी को हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और हीटिंग इफेक्ट की यूनिट भी क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। ठीक है, तो एक हो गया बेटा। दूसरा हमें बताया पावर क्या था, हमारा पावर था एनर्जी पर यूनिट टाइम या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये हमारी पावर थी। तो बेटा यहाँ से एनर्जी निकालो तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, पावर इंटू
टाइम हो जाएगी। ठीक है ना, एक फॉर्मूला ये याद रखना है कि एनर्जी को मैं हीट भी कह सकता हूँ, तो हीट हो जाएगी पावर इनटू टाइम। तो पावर के जो जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे अभी तक, उन्हीं फॉर्मूलों में अगर मैं टी यानी टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमें इसके फॉर्मूले मिल जाएंगे, हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूले मिल जाएंगे सारे के सारे। तो हीट पावर के क्या क्या फॉर्मूले बेटा हमने पढ़े हैं, वी स्क्वायर बाई आर होता है और आई स्क्वायर इंटू आर होता है और बेटा वी आई होता है। ये पावर के फॉर्मूले हमने पढ़े थे। तो हीट के फॉर्मूले क्या आएंगे, इन सब फॉर्मूलों में मुझे टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। तो बेटा हीट का फॉर्मूला बन जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी और हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी बेटा, और एक हो जाएगा वी आई टी। तो बेटा ये फॉर्मूले हो जाएंगे हमारे इसके हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। ठीक है बेटा, अब मैंने बताया हीट की यानी एनर्जी की या फिर वर्क की बेटा जो यूनिट होती है जूल होती है। ये एस आई यूनिट है, एस यूनिट है, एस आई यूनिट है। अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक है बेटा इसमें कमर्शियल यूनिट की। किसकी? कमर्शियल यूनिट की। कमर्शियल यूनिट जैसे कि हमारे जो बिजली का बिल आता है इसमें हम यूनिट के हिसाब से पैसे देते हैं कि 8 रुपये यूनिट, यानी 1 यूनिट का 8 रुपये होगा, 7 रुपये जो भी है। तो ये यूनिट का मतलब क्या है कि 1 यूनिट किसको कहते हैं बेटा? तो कमर्शियल यूनिट में बेटा इसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर। क्या होती है? किलोवाट आवर। ये किलोवाट आवर आई कहाँ से है, इसे देखते हैं बेटा। तो मैंने बताया था एनर्जी है तुम्हारी पावर अपॉन टाइम के बराबर, सॉरी पावर है तुम्हारी एनर्जी अपॉन टाइम के बराबर, एनर्जी अपॉन टाइम। तो बेटा यहाँ से एनर्जी कितना हो गया, पावर इनटू टाइम होगा। पावर होती है बेटा वॉट, टाइम होता है आवर में। अगर मैं इसे ले लूँ तो वॉट आवर हो गई, यानी पावर की यूनिट हो गई वाट, और टाइम की यूनिट ले ली मैंने आवर। अच्छा बेटा पावर को अगर मैं किलो में ले लूँ तो किलोवाट आवर हो जाता है। अब इसको मैं बताता हूँ कि किलोवाट आवर में जूल कितने होते हैं, यानी कितने जूल होंगे मेरे किलोवाट, 1 किलोवाट आवर में, जिसे मैं 1 यूनिट कहता हूँ। देखिए बेटा किलो का मतलब होता है 1000, वॉट का मतलब होता है बेटा, वॉट यूनिट है किसकी, तुम्हारी पावर की यूनिट है। वॉट यूनिट किसकी है बेटा? पावर की। और पावर मैंने बताया था क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की यूनिट जूल और टाइम की यूनिट सेकंड, यानी वॉट को मैं जूल अपॉन सेकंड लिख सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो किलो की जगह 1000 हो गया, वॉट की जगह बेटा जूल अपॉन सेकंड हो गया, इनटू बेटा 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, ये सेकंड हो गया बेटा। सेकंड से सेकंड कट गया, 60 इंटू 60 इंटू 1000 बेटा, 6 इंटू 6 करोगे 36 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी 36 के पीछे 5 जीरो, इतना जूल बेटा। ये हो गया तुम्हारा 36 लाख, यानी 36 लाख जूल। कितना? 36 लाख जूल, यानी 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 36 लाख जूल के बराबर होता है, या फिर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इसको कहते हैं 1 यूनिट। यानी अगर मैं 1 घंटे में 36 लाख जूल एनर्जी यूज कर रहा हूँ तब जाके मेरी 1 यूनिट बनेगी, और उसका मुझे पे करना होता है जो भी हमारा मीटर में रीडिंग आती है उसके अकॉर्डिंग। तो बेटा ये याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है बेटा? 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट कहते हैं। कितना कहते हैं? 1 यूनिट कहते हैं। और 1 यूनिट बेटा किसके बराबर है? 36 लाख के बराबर है। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर में हमने जितना भी इसमें थ्योरी और जो हमारे फॉर्मूला बेस्ड जो भी हम पढ़ा था हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रह गए हैं, यानी किस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चंस कैसे होंगे, डेफिनेशन बेस्ड होंगे या ड्राइव बेस्ड होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। जैसे जूल हीटिंग इफेक्ट है, ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है कि हमको दे दिया जाएगा कि कोई बल्ब है, उसकी पावर इतनी है, इतनी वोल्टेज पे वो ऑपरेट हो रहा है, तो बताइए कितनी कॉस्ट आएगी अगर उसे मैं लगातार 5 दिनों तक यूज़ करता हूँ। तो इस टाइप से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसको। तो लास्ट ईयर में पिछले 5 या 6 साल में जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस बने हैं और जिनके बनने की प्रोबेबिलिटी है, उन क्वेश्चंस में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी तक इस वीडियो में हम इसकी पूरी थ्योरी कवर कर चुके हैं, और आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। जितने कम टाइम में मैं आपको इस चैप्टर के बारे में जितना मैक्सिमम करके बता सकता था मैंने बता दिया है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको। ठीक है।